हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th परमाणु की संरचना। कक्षा 9th का रसायन शास्त्र का जो हमारे समक्ष यहाँ विज्ञान का चैप्टर आया है, परमाणु की संरचना काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एग्जाम पॉइंट व्यू से। चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी जगह ये अपना महत्ता रखेगा। इसमें जो है हम परमाणु संरचना के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, वो भी MCQ के अंतर्गत। और ये जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें हम रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम पर आधारित हर एक क्वेश्चन को जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे और समझेंगे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है परमाणु की संरचना। देखा जाए परमाणु की संरचना जो है कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, और हम जो यहाँ पर कर रहे हैं जो है कक्षा 9 CBSE के अंतर्गत रसायन शास्त्र का जो है यहाँ चैप्टर परमाणु की संरचना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो हम यहाँ करेंगे MCQ वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और इसकी खासियत ये रहेगा कि ये आपके टेक्स्ट बुक पे आधारित है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। देखा जाए तो बच्चे जो है यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनके टेक्स्ट से क्वेश्चन आता है और टेक्स्ट को कोई भी जो है महत्ता नहीं देते हैं। यहाँ पर MCQ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। किसी परमाणु के प्रथम कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होती है। देखिए क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, दिलचस्प है और आसान भी है, क्योंकि जिन बच्चों ने जो है परमाणु कोशों का इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया होगा उनको तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर पता होगा। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन जिसमें जो होती है ऑर्बिटल में KLMN से आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो इसमें पूछ लिया है किसी परमाणु के प्रथम यानी पहली फर्स्ट जो है सेल में कितने जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यहाँ पर ऑप्शन है A 2, B 8, C 18, D 32। तो आप अपना आंसर जो है फटाक से चुन लीजिए कौन सा आंसर आपका सही होगा। या तो मुझे कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हो या अपने नोटबुक पे लिख सकते हो आंसर चेक करने के लिए। तो आप लोगों ने अपना आंसर चुन लिया होगा, अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन क्लियर है। किसी परमाणु के प्रथम कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात करें तो KLMN होता है रिप्रेजेंट। तो इसका मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत देखा जाए तो पहले ऑर्बिटल में जो होती है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं अगर हम दूसरे ऑर्बिटल में जाते हैं तो वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन जो है निर्धारित की गई है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन जो है निर्धारित की गई है, और तीसरे ऑर्बिटल में जो है 18 इलेक्ट्रॉन निर्धारित की गई है, और चौथे ऑर्बिटल में 32 इलेक्ट्रॉन को जो है निर्धारित की गई है। तो हमसे पूछा गया कि प्रथम यानी पहली फर्स्ट ऑर्बिटल में कितने जो है इलेक्ट्रॉन हो की संख्या होगी। तो जनरल सी बात है, जैसे हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझा दिया तो इसका मतलब पहले जो केफ सेल में जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन किस ऑप्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो ऑप्शन सही है, यानी आपका ऑप्शन A सही है। यानी 2 जो है इलेक्ट्रॉन जो होंगे सही है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कोश में होते हैं। ठीक है, दूसरे कोश में 8 होंगे, तीसरे कोश में 18, चौथे कोश में 32। तो जिन बच्चों ने A ऑप्शन चुना था उन सारे बच्चों का आंसर सही है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या सामान्य होती है। देखिए किसी तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटॉप की यहाँ बात कर रहा है। किसी तत्व के समस्थानिक की संख्या होती है, क्या होती है? क्या ये प्रोटॉन, B इलेक्ट्रॉन, C न्यूट्रॉन, D नाभिक? किसके बराबर होता है, किसके समान कर सकते हो आप अपना आंसर जो है चुनिए और इसको कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, चाहे अपना कॉपी पे कोई भी माध्यम चुनो, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि आंसर सही रहेगा तो आपका ही मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा आंसर दीजिएगा उतना मनोबल बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंट लेवल और भी आगे जाएगा। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है। किसी तत्व के समस्थानिक की संख्या सामान्य होती है, किसके समान होती है? क्या आपने A ऑप्शन को चुना है प्रोटॉन? तो आपका आंसर यहाँ पर जो है बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। A ऑप्शन के साथ जिन बच्चों ने सोचा उन सबका आंसर गलत है। प्रोटॉन तो होता नहीं है, समस्थानिक संख्या सामान्य होती है, प्रोटॉन के बराबर नहीं। B कहता है इलेक्ट्रॉन। तो क्या इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
नहीं नहीं नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है आपका। इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन की जो बात कही जा रही है, जिन बच्चों ने चुन लिया वो गलत है। ऐसे तुक्का मत लगाइए, क्योंकि ट्रिक जो होता है कभी सटीक नहीं बैठता। सटीक तुक्का वाले काम कभी मत कीजिए, क्योंकि अक्कर बक्कर कभी काम नहीं आता है, समझ वाली काम आती है। अगर आपको पता होगा तो सी ऑप्शन क्या सही है। सी ऑप्शन के साथ जो जो बच्चे, कौन कौन बच्चे गए हैं, जिन जो जो सी ऑप्शन पे गए हैं, सी ऑप्शन, यहाँ पर उनका सी ऑप्शन सही है। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन चुना है वो सही है कि किसी तत्व के समस्थानिक की संख्या जो है न्यूट्रॉन के सामान्य होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कट है। क्वेश्चन देखिए, समझिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है। यानी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं। क्या ए परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, या बी परमाणु क्रमांक कहते हैं, या सी द्रव्यमान संख्या कहते हैं, या डी न्यूट्रॉन संख्या। तो आप अपना आंसर का जो है यहाँ पर चयन कर सकते हो। काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है, या कमेंट भी कर सकते हो। तो आप अपना आंसर का जो है चयन कर चुके होगे, अच्छी बात है, क्योंकि आपको मुझसे पहले आंसर देना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है। तो जर्नल सी बात है, अगर ये ऑप्शन आप चुन रहे हो परमाणु द्रव्यमान, तो देखा जाए तो परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर जो है गलत है। ये जो है गलत है। परमाणु द्रव्यमान तो नहीं हो सकता है। परमाणु द्रव्यमान जिन बच्चे गने सही सोचा होगा वो गलत है। परमाणु द्रव्यमान तो नहीं है। क्या आपने परमाणु क्रमांक को चुन लिया। जिन बच्चों ने परमाणु क्रमांक का जो है ऑप्शन चुना है, बी ऑप्शन, उन सभी बच्चों का ये ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही है, क्योंकि परमाणु क्रमांक ही होती है वो। यानी बी ऑप्शन इसका सही है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जो है परमाणु क्रमांक ही कहलाती है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं बी अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका निर्धारित करती है। किसको निर्धारित करती है। देखिए, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका निर्धारित करती है। किसका। ए परमाणु क्रमांक का, बी वैधता का, सी परमाणु द्रव्यमान का, या डी द्रव्यमान संख्या का। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ वैधता के जगह आप बैलेंसी लिख सकते हो, बैलेंसी। तो क्योंकि हिंदी का वर्ड है तो काफ़ी कंफ्यूज तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपके लिए मैंने आसान कर दिया कि वैधता को यहाँ बैलेंसी कहेंगे। ठीक है। तो किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करती है, किसके कारण। आप अपना आंसर जो है लिख के जो है अपना ज्ञान का परीक्षण कर सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपका आंसर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका निर्धारित करती है। किसका। परमाणु क्रमांक का। आपने क्या सोचा, परमाणु क्रमांक का जो है निर्धारित करती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है। ये ए ऑप्शन नहीं है, सही नहीं है, गलत है। ये ऑप्शन को हम यहाँ रिजेक्ट करते हैं। बी बोलता है वैधता, यानी बैलेंसी। तो बी बैलेंसी हो सकता है। आपको क्या लगता है, आपने क्या आंसर चुना था। तो देखा जाए यहाँ पर जिन बच्चों ने बी ऑप्शन चुना है, बैलेंसी यानी वैधता, उनका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। क्योंकि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका निर्धारित करती है बैलेंसी को, और बैलेंसी जो है सही है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर वैधता सही है, बैलेंसी को निर्धारित करती है। जिन बच्चों ने जो है बैलेंसी को चुना है उनका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन है, किसी परमाणु के दूसरे कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। यहाँ पर हमसे दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ली है। तो जिन बच्चों को पता होगा, जिन्होंने समझा होगा, उनके लिए काफ़ी आसान होगा, और वो आंसर पहले ही दे चुके होंगे क्वेश्चन आने से पहले। चलिए अच्छी बात है, आपने दे दिया होगा। मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। किसी परमाणु के दूसरे कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है कितनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रथम कोश में जो होती है 2 इलेक्ट्रॉन होती है, द्वितीय कोश में जो होती है 8 इलेक्ट्रॉन होती है, तृतीय कक्ष में जो होती है 18 इलेक्ट्रॉन होता है,
और चौथे कक्ष में जो होता है यानी चतुर्थ कक्ष में होता है 32। तो हमसे यहाँ पूछ लिया है दूसरे कोष में यानी सेकेंड ऑर्बिटल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जर्नल सी बात है दोस्तों, 8 होंगे। तो 8 बी ऑप्शन इसका सही है। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन चुना है उनका आंसर यहाँ पर सही है। वो बी ऑप्शन वाले बच्चे जितने भी हैं वो सही है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और भी आगे क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। देखिए हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि परमाणु का मॉडल जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है किसने प्रस्तावित किया। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर और साफ है कि परमाणु का मॉडल जिसे हम प्लम पुडिंग कहते हैं किसने प्रस्तावित किया है। क्या ये जे थॉमसन ने की थी, या भाई अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, या सी नील्स बोर ने की थी, या डी जॉन डाल्टन्स ने की थी। क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि प्लम पुडिंग की जो है प्रस्तावना किसने रखी थी। जो बच्चे अपना आंसर देना चाहते हो दे सकते हैं, या कमेंट कर सकते हैं, या अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। बाद में उनको आंसर चेक करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोगों ने अपना आंसर चुन लिया होगा, अपना आंसर दे दिया होगा। अब हम एनालाइज करके देखते हैं क्या हो सकता है। परमाणु का मॉडल जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है, इसका प्रस्तावना किसने किया था। तो इसका प्रस्तावना जे थॉमसन ने किया था। और जिन बच्चों ने जे थॉमसन लिखा है, जिनका ऑप्शन ए था, वो सारे बच्चों का आंसर सही है। और ये अच्छी बात है कि आप इतने सारे अमाउंट में अपने आंसर जो है सही दिया है, सारे बच्चों ने सही दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब आप लोगों का इसका आंसर पता था, आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे चुके हो, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कण हैं। कौन से कण जो है परमाणु के चारों ओर घूमते हैं। तो क्वेश्चन तो यहाँ काफ़ी दिलचस्प है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कण क्या है। क्या हम उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्या बी प्रोटॉन कहते हैं, या सी न्यूट्रॉन कहते हैं, या नाभिक कहते हैं। क्वेश्चन तो है काफ़ी महत्वपूर्ण। और आपको जो है आंसर पहले देना है। आप अपना आंसर चुनिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर सबसे पहले क्या है। तो आप लोगों ने अपना आंसर का जो है चयन कर लिए होंगे, अच्छी बात है। कहते हैं जो प्रथम चयन करते हैं वही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपने चयन किया, अच्छी बात है। चलिए एनालाइज करके देखें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कण को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ क्लियर है, तो आंसर भी क्लियर होना चाहिए। तो इसका आंसर है ए इलेक्ट्रॉन, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कण को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। और जिन बच्चों ने ए ऑप्शन को चुना है उन सभी बच्चों का जो है आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, वेल मॉडल इसकी व्याख्या करने में विफल रहा। जो वेल था निल्स वेयर जो था किस मॉडल की व्याख्या करने में सफल नहीं हुआ, अगर यानी फेल हो गया। क्या ए परमाणु की स्थिरता बताने में फेल हो गया था, या बी आयन के निर्माण में बताने में फेल हो गया था, या इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर को बताने में फेल हो गया था, या इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति के बारे में बताने में जो है नील्स बोर फेल हो गए थे। तो ये काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि आखिर नील बोर मॉडल जो है किसके कारण विफल रहा। तो आप अपना आंसर जो है चयन कर सकते हो, क्योंकि आपका आंसर काफ़ी महत्वपूर्ण बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, आपने अपना आंसर चुन लिया होगा और मुझे किसी भी माध्यम से भेज चुके होंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखा जाए तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि नील मॉडल इसकी व्याख्या करने में जो है असफल रहा। तो जनरल सी बात है, इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ पर दिया जा सकता है कि परमाणुओं की स्थिरता बताने में वह सफल रहा। स्टेबिलिटी ऑफ एटम यानी परमाणु की स्थिरता बताने में नील बोर मॉडल जो थी विफल रहा। लेकिन देखा जाए तो नील बोर मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी कि इलेक्ट्रॉनों की दोहरी प्रकृति के बारे में भी बताया था, इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर के बारे में भी, आयन का निर्माण में। सिर्फ जो है वेल मॉडल जो है परमाणु स्थिरता को जो है बताने में सफल नहीं रहा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है, आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, किसी परमाणु के तीसरे कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। क्वेश्चन देखिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार मैंने समझा चुका हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन को, तो बहुत से बच्चे इसका आंसर जो है सही देंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आप लोगों ने अपना आंसर का चयन कर लिए होगे, अच्छी बात है। जिन बच्चों ने चयन कर लिया उनके लिए मुबारक हो, अच्छी बात है। अब इसका जो है क्वेश्चन का हम एनालाइज करके देखिए, किसी परमाणु के तीसरे कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले ऑर्बिटल में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं और चौथे में 32 होते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, तीसरे कोश में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो जर्नल सी बात है दोस्तों, इसका जो होगा C18 18 इलेक्ट्रॉन जो होगा तीसरे कक्ष में होगा, यानी KLMM की बात कर रहा है ये। तो इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा। और जिन बच्चों ने C ऑप्शन लगाया है उन सारे बच्चों का जो है आंसर सही जाता है, उनके लिए मुबारक, अच्छी बात है, वो अच्छे कर सकते हैं। C ऑप्शन इसका सही है, C ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी देखा जाए तो महत्वपूर्ण है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक भी निम्न संख्या के बराबर होता है। आखिर यहाँ क्वेश्चन देखिए, वो पूछ लिया ना कि परमाणु, देखिए तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। क्वेश्चन क्लियर है। तो पहला है, नाभिक में प्रोटॉनों के बराबर होती है, या नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की बराबर होती है, या नाभिक में न्यूट्रॉन के बराबर होता है, या नाभिक में नाभिक के बराबर होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल साफ है, आप अपना आंसर का चयन कर सकते हो, ये अच्छी बात रहेगी क्योंकि ये समझदारी वाला क्वेश्चन है। तो सही से आंसर लगाइएगा कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निम्न संख्या के बराबर होती है। तो नाभिक, नाभिक तो चलिए गलत है, ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। नाभिक में न्यूट्रॉन के बराबर, क्या ये आपने आंसर चुना है C। तो यहाँ पर C चुनने वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मैं बता दूं कि बहुत बुरी बात है, ये आंसर गलत है, अब दुखी होना पड़ जाएगा आपको। B देखिए, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने नाभिक में इलेक्ट्रॉन की बात की वो आंसर तक तो नहीं पहुँच सकी, क्योंकि आंसर इसका गलत है, B यह ऑप्शन गलत है। अब देखा जाए नाभिक में प्रोटॉन, तो नाभिक में प्रोटॉन सही है। जिन बच्चों ने नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बताई है वो सही है, यानी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होती है नाभिक में प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी A ऑप्शन यहाँ पर सही है। जिन बच्चों ने A ऑप्शन चुना है उनका आंसर यहाँ पर सही है, उनके लिए अच्छी बात है, वो आगे और भी कर सकते हैं। अब चलिए हम अंतिम क्वेश्चन को देखें और एनालाइज करके देखें कि क्या ये सही है या गलत है। हमारे समक्ष आ गया है अंतिम क्वेश्चन, काफ़ी दिलचस्प है क्वेश्चन कि रदरफोर्ड गोल्डफाइस प्रयोग से निम्नलिखित की उपस्थिति स्थापित की थी। आपको पता होगा कि रदरफोर्ड ने सोने के जो है पतली परत पे अल्फा कणों के बरसात कर दिया था और उसके बाद बहुत से कण जो थे आपस चले गए, आपस कितने ने मुड़ गया, किसी ने क्रॉस आउट किया, कोई दाईं मुड़ गई, कोई बाईं मुड़ गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड द्वारा की गई थी, जो कि सोने के फाइल पे किया था। और सोने के फाइल इसलिए रदरफोर्ड ने चुना था क्योंकि इसको जो है पतला से पतला हम बना सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात थी। तो यहाँ क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड जो है गोल्डफाइस प्रयोग में निम्नलिखित उपस्थिति स्थापित की थी। किस बात को उसने जानने की कोशिश किया था। तो देखा जाए तो प्रोटॉनों को देखने के लिए किया था, या B न्यूट्रॉन को, या C इलेक्ट्रॉन को, या D नाभिक को। तो आप अपना आंसर का जो है चयन कर सकते हो, अच्छी बात रहेगा। जो बच्चों ने आंसर चुन लिया होगा उनके लिए सही रहेगा, और वो कमेंट भी करके मुझे बता सकते हैं कि उनका कितना आंसर सही गया। जिन बच्चे नहीं बताएंगे उनको कुछ कह नहीं सकते। चलिए अच्छी बात है, जो भी है अच्छी बात है, सब अच्छी बात ही होती है क्योंकि आप बड़े कक्षा में हो, आप खुद ही समझदार हो, आपको जो है बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट है, रदरफोर्ड गोल्डफाइस प्रयोग में निम्नलिखित की उपस्थिति स्थापित किया था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की यहाँ पर रदरफोर्ड ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी क्योंकि इसकी खोज ऑलरेडी हो चुकी थी। यहाँ पर B अगर आप ऑप्शन के साथ जा रहे हो तो B भी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। और C इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है। आपको मैंने बताया था कि उसने जो है सोने की परत पे जो है अल्फा कणों की बरसात कर दी थी, और न्यूक्लियस से सारे जो है, कोई न्यूक्लियस से आगे बढ़ गया, कोई न्यूक्लियस से टकरा कर पीछे हो गया, कोई बाएं दाएं हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रदरफोर्ड जो इस मॉडल के अंतर्गत नाभिक की परीक्षण करना चाहता था, यानी D ऑप्शन यहाँ पर सही है। और जिन बच्चों ने D ऑप्शन चुना है उनका सही है, और जिन बच्चों ने जो है मेरे साथ आंसर चेक किए हैं, क्वेश्चन किए हैं,
उन सब बच्चों के लिए अच्छी बात है और मुझे विश्वास है कि बहुत से बच्चों के जो आंसर सही गया होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन का सिलसिला जो है ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे जो है आप से मुलाकात कई माध्यम में हो सकता है, या साइंस के साथ, या एसएसटी के साथ, या मैथ के साथ। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। क्योंकि अगर आप दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिएगा तो आपके लिए भी तिरपान स्टडी सेंटर यहाँ पर हर एक वीडियो लाएगा, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे एसएसटी का हो, चाहे साइंस का, सभी का लाएगा, क्योंकि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। तो सोचिए नहीं, जितना हो सके शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाना होता है। तो ये बहुत ही आसान है और ये सब दिन आप करते हो, तो इसे इग्नोर ना कीजिए, इसको ज़रूर कीजिए। जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो सब्सक्राइब करने से ये होगा कि यहाँ पर आप जो है 8th क्लास से लेके एमए तक के बच्चों के वीडियो यहाँ प्राप्त हो जाता है बहुत आसानी से। तो यहाँ पर हर बच्चों के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जहाँ पर इतना सारा ऑप्शन होगा कि 8th से लेके एमए तक, वो भी हिंदी इंग्लिश माध्यम में, मेडिकल नॉन मेडिकल सभी चीज़ में उपलब्ध है। तो इतना विस्तृत होने के कारण तिरपान स्टडी सेंटर काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है आप लोगों के लिए। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।